जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी क्लास, बताइए। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, क्लियरली आवाज़ आ रही है आपको मेरी? बताइए। चलें, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऑल राइट। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ना शायद फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट? सो थोड़ा सा उसके अंदर इशू ये था। द थिंग इज़ दैट आई फॉरगॉट के हमने के आंसर के साथ जो है उसी चैप्टर के अंदर एंड ऑफ लाइफ केयर पढ़नी है। ठीक है। मैंने कहा कि पहले हम एक यूनिट जो है वो कम्प्लीटली पूरा ख़त्म करें, फिर ही हमें आगे चलना चाहिए। इसीलिए मैंने एंड ऑफ लाइफ जो है, हाँ जी, इसीलिए फिर मैंने जो है ये एंड ऑफ लाइफ वाला चैप्टर जो है इसको आज अपलोड किया है स्पेशली, ताकि हम जो है ना इसको लेके चल सकें। सही है जी, समझ आ गई अब आप लोगों को क्यों ये वाला चैप्टर ओपन किया हुआ मैंने? चलें, ठीक है। चलें। अच्छा, दूसरा, यार असाइनमेंट बहुत कम लोगों ने जमा करवाई है। इसकी क्या रीज़न है? असाइनमेंट आज सारा दिन मैं असाइनमेंट्स ही देखता रहा हूँ, और असाइनमेंट्स की आपकी मैंने ग्रेडिंग जो है वो कर दी है। और जिन लोगों की असाइनमेंट नहीं थी उनको ज़ीरो ग्रेड मिला है। और प्लीज़ जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर ज़रा मैं आप लोगों के साथ नेम शेयर कर दूंगा। मुझे इन लोगों की एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इन लोगों ने असाइनमेंट जमा क्यों नहीं करवाई, क्योंकि हाफ क्लास ऐसी है जिसने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई है। ठीक है। वो जो हाफ क्लास है मुझे उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए रिगार्डिंग के असाइनमेंट क्यों जमा नहीं करवाई। मैं आप लोगों के साथ अभी असाइनमेंट का रिज़ल्ट भी यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। अभी मैं ओपन कर रहा हूँ इसे। तो अभी आपके साथ जो है ना ये असाइनमेंट का रिज़ल्ट जो है वो भी शेयर हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बेनाइन और मिलिग्रेंट वाली असाइनमेंट। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग जो है ना वो ऑन कर रहा हूँ, और अब आप जो है अपनी असाइनमेंट जो है वो देख सकते हैं। जी, देख पा रहे हैं असाइनमेंट्स? जिसने सबमिट नहीं कराई मैं नाम ले लेता हूँ उनके। अनसब ने असाइनमेंट 12 और लेट जमा करवाई है। अक्सा कंवल ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। अरफा राहत ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई। आरिफा अशरफ ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। बुशरा ने असाइनमेंट लेट जमा कराई। फ़िज़ा मंजूर असाइनमेंट जमा नहीं कराई। गुलाम फातिमा ने असाइनमेंट नहीं जमा करवाई। गज़ाला मुनव्वर ने 2 दिन लेट असाइनमेंट जमा करवाई। गुले लाला ने असाइनमेंट नहीं सबमिट करवाई। हिना इजाज़ ने नहीं करवाई। इकरा नवाज़ ने नहीं करवाई। इरसा गज़ल ने नहीं करवाई। जेनिफ़र ने असाइनमेंट लेट जमा करवाई। खदीजा ने जमा करवा दी। मरियम ने जमा नहीं करवाई। मिसबाह असगर ने असाइनमेंट जो है वो लेट सबमिट करवाई है। मुबीन ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई। हबीब ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। मुसरत ने नहीं करवाई। नीलम ने नहीं करवाई। सदफ लियाकत ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। सना क़य्यूम ने नहीं करवाई। सना सैफ ने नहीं करवाई। शुमाइला ने नहीं करवाई। सिदरा बतूल ने नहीं करवाई। सोनिया ने नहीं करवाई। सुमैया यूसुफ ने नहीं करवाई। सुमैया शाहिद ने भी नहीं करवाई। सुंदस ने 1 दिन लेट असाइनमेंट जमा करवाई। उमेरा ने नहीं करवाई। जैनब ने नहीं करवाई। अनीका ने नहीं करवाई। सो तो जिन लोगों ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई उनके साथ अब क्या किया जाए? इधर एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि जो एक्सप्लेनेशन है वो डेफिनेटली जो है आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा।
मैं बकायदा आप लोगों के नाम जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा, तो जिन जिन लोगों ने नहीं करवाई असाइनमेंट जमा वो अपनी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दें, अदरवाइज मैं आप लोगों को एग्जेम्प्ट कर दूंगा अपने मिड टर्म के एग्जाम से। तो मिड टर्म का एग्जाम आप लोग नहीं दे सकेंगे, राइट? अच्छा जी, जो लोग कह रहे हैं ना मैंने करवाई थी, वो मुझे ज़रा व्हाट्सएप पे ना इस आज के क्लासेस ख़त्म होती हैं, लेक्चर्स टाइम के बाद जो है ना मुझे एक मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं उनका दोबारा से देख लेता हूँ। लेकिन मैंने ज़ाहिर है सारों का देख के तो उसके बाद फिर ही जो है ना मैंने डिसाइड किया है। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है कि सबमिट नहीं हुई, आप डबल चेक किया करें कि आपकी असाइनमेंट सबमिट हुई है या नहीं हुई। ये आप लोगों के बिल्कुल जो है ना मैंने सामने आपको एक्सेल शीट शो करवा दी है। अब जिन लोगों की जाहिर है, जिन लोगों ने अपलोड नहीं की प्रॉपरली तो उनकी सबमिटेड नहीं होगी, और जिन लोगों ने अपलोड की है उनकी ही सबमिटेड होगी ना। ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, इसके अंदर तो कोई वो गलती की गुंजाइश नहीं रह जाती है आपके पास। एनी हाउ आई विल चेक इट अगेन। और सेकेंडली मैं कोशिश करूँगा कि एक और असाइनमेंट दी जाए और मैं उसके ऊपर ज़रा आप लोगों का रिस्पॉन्स आज चेक करूँगा कि आप लोग उस पर क्या करते हैं। और 25 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, मुझे प्लीज़ ज़रा बताएं सी आर, नीलम के कितने स्टूडेंट्स थे, लास्ट लेक्चर में कितने स्टूडेंट्स थे? प्लीज़ ज़रा मुझे बताएं, फिर हम आगे चलते हैं। जी नीलम। जी, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। जो लोग मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं उनके लिए। 'हाँ जी। सी आर, नीलम है इधर या फिर कोई और बता दे कितने स्टूडेंट थे? 32 थे, तो बाकी किधर हैं स्टूडेंट? डेफिनेटली मैं अभी जो है ना मिस माहा से कांटेक्ट करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि वो कौन से स्टूडेंट हैं जो कि पहली क्लास में थे अब प्रेजेंट नहीं है। और इसके ऊपर जो है ना डेफिनेटली मैं कोई ना कोई स्ट्रेटजी जो है वो डिवाइस करता हूँ। तो नाउ लेट मी सी अबाउट दैट, कि जो लोग लेक्चर्स नहीं लेते हैं उनका हमने क्या इलाज करना है। ठीक है जी, मैं एक ग्रुप में टेक्स्ट छोड़ दूँ ज़रा, प्लीज़ join the lecture today, those who will not be present will not be allowed in next class। ठीक है जी, आप भी बता दीजिएगा। चलिए अनिका, अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी, दैट्स ग्रेट, स्टे ब्लेस्ड। बाकी आप ज़रा अपने बाकी क्लासमेट्स को बता दीजिएगा कि कल से मैं अपने पास एडमिन वाला जो है वो भी लिंक ओपन करूँगा, और जो स्टूडेंट्स मुझे लास्ट क्लास में नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, तो उनको मैं नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन नहीं करने दूंगा, सिंपल इज़ दैट। ठीक है, तो जो लास्ट क्लास में लोग मुझे नज़र नहीं आएंगे, लोग जो मेरे साथ नहीं होंगे, मैं उनको मॉडरेटर लिंक से ब्लॉक कर दूंगा अपने लेक्चर से। आई विल नॉट लेट देम ज्वाइन द क्लास। ठीक है, मैं उनको ज्वाइन नहीं करने दूंगा क्लास। अगेन मैं बता दूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ ये उनके साथ शेयर कर दीजिएगा ये चीज़।
अच्छा जी, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगेन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं बताता चलूं कि आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपको या आ रही है आवाज़? प्लीज़ बताएं, आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज़ बताएं। हाँ जी, सुन सकते हैं मुझे? चलें, अच्छी बात है। चलें, दैट्स नाइस। अगेन जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए बता दूं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो हमने अपना जो है एक स्टार्ट किया था यूनिट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाला। बट मैंने ज़रा एक दफ़ा करिकुलम को दोबारा से रिव्यू किया तो मुझे पता चला कि आप लोगों का जो है वही एबरेंट सेल ग्रोथ के अंदर एक छोटा सा यूनिट एंड ऑफ लाइफ केयर जो है रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये जो एंड ऑफ लाइफ केयर है इसको मैं अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट चलेंगे। सॉरी, मुझे एक छोटी सी कॉल लेनी है। हाँ जी, सो आई थॉट कि हमें ये लेक्चर पहले इसको यूनिट को ख़त्म करना चाहिए, फिर हम आगे चलें। तो अब आज हम जो है ना वो एंड ऑफ लाइफ केयर जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आप में से बहुत से लोगों ने जो है वो रीड आउट किया होगा, जो मैंने आप लोगों को असाइन किया था एक प्री रीडिंग के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे याद आया कि इसको बिल्कुल हमने उसके साथ मिला के पढ़ना है, तो हम इसको पहले ख़त्म कर लें। चलें, हम इसको फॉर्मली फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर। तो इस स्लाइड से आगे जाने से पहले मैं ज़रा आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहता हूँ कि एंड ऑफ लाइफ केयर का क्या मतलब है। जी, तो स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि एंड ऑफ लाइफ आप लोगों के ख्याल में एंड ऑफ लाइफ क्या होती है। जी, आप लोगों के ख्याल में एंड ऑफ लाइफ क्या होती है? हाँ जी, व्हाट इज़ एंड ऑफ लाइफ केयर? गुड नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट इन डेथ एंड डाइंग फेज मीन पीसफुल डेथ। ठीक है जी खदीजा, आपने बिल्कुल सही बताया। अभी सिर्फ खदीजा का आंसर मुझे रिसीव हुआ है। आरफा कहती हैं केयर इन लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, केयर ऑफ डाइंग, पीसफुल डेथ। ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक है जी जनाब, बिल्कुल सही है, आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। और वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार पार्टिसिपेट किया करें, मेहरबानी। सही है। ठीक है जी, ठीक है, सब बहुत से आंसर्स आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो एंड ऑफ लाइफ की ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड ऑफ लाइफ केयर क्यों इम्पोर्टेंट है? ठीक है जी, एंड ऑफ लाइफ केयर किस वजह से इम्पोर्टेंट है, क्या क्या वजह थी कि एक हमें एक नया
डिसिप्लिन या फिर एक नई ब्रांच ऑफ नर्सिंग केयर इजाद करना पड़ी, जिसका नाम हमने एंड ऑफ लाइफ केयर, पैलिएटिव नर्सिंग और इस तरह का जो है ना इसका नाम रख दिया हमने। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, ठीक है। तो पहले जिन लोगों की, बहुत ज़्यादा लोगों की जो है एक ख़ास एज में डेथ हो जाती थी, अब लोगों की लंबी लंबी एजेस होती हैं बिकॉज एडवांस टेक्नोलॉजी है और लोगों को हम बचा लेते हैं बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के अंदर। मे बी यूज अप्रोप्रिएटली व्हेन अ पेशेंट हैज़ अ वेरी पुअर प्रोग्नोसिस, और जब हमें पता चल जाता है कि एक पेशेंट है उसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है, ठीक है, तो व्हाट वी डू कि हम क्या करते हैं कि हम उनको एक ऐसी केयर प्रोवाइड करते हैं कि डेथ तो उनकी आनी ही आनी है, हाँ, डेथ तो उनकी आनी ही आनी है, लेकिन उस डेथ को ज़रा थोड़ा सा पीसफुल बनाया जा सके, ठीक है। इस चीज़ को फिर एंड ऑफ लाइफ केयर कहा जाता है कि उनकी जो बाकी मानदा ज़िंदगी है वो सफ़र करते हुए ना गुजरे, बल्कि उनकी जो बाकी मानदा ज़िंदगी है वो ज़रा अच्छे से गुजर जाए, और जितना हो सके कम से कम प्रॉब्लम के अंदर जो है वो गुजर जाए उनकी जो लाइफ, मतलब जो बाकी मानदा ज़िंदगी है। जी, एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ही तो जो है एंड ऑफ लाइफ केयर की जो है ना वो ज़रूरत पड़ रही है। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी ना होती तो फिर हमें एंड ऑफ लाइफ की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़नी थी, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से हम लोगों की सफरिंग जो है उनको कम कर सकते हैं, इसलिए जो है दैट्स ऑल अबाउट एंड ऑफ लाइफ केयर, इसलिए हमें एंड ऑफ लाइफ केयर की ज़रूरत है, ठीक है। समझ आ गई है? अच्छा, अब मुझे आप लोगों ने ज़रा अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बतानी है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है मोस्टली एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर हम क्या क्या करते हैं। जी, मोस्टली हम एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर क्या क्या करते हैं। जी। जी। अच्छा जी, डेथ इन क्रिटिकल केयर की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं हम। प्रिसीडेड बाय विद होल्डिंग और विद ड्राइंग एग्रेसिव सपोर्ट। अच्छा, ये जो विद होल्डिंग एंड विद ड्राइंग ऑफ अग्रेसिव सपोर्ट है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। डिसीजन मेड बाय सैरोगेट्स, बाजुकात पेशेंट अपना डिसीजन नहीं ले सकता तो उसको भी हमें थोड़ा सा देखना होता है। ऑफन नोट बेस्ड ऑन द मेडिकल प्रोग्नोसिस, जो पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं वो डेफिनेटली उनके डिसीजन मेडिकल प्रोग्नोसिस की बेस पे नहीं होते हैं, वो जो देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो डिसीजन करते हैं, इसलिए उनको समझाना पड़ता है। आउटकम्स ऑफ डिसीजन ऑफर नोट अंडरस्टूड, तो उनको नहीं पता होता कि अगर हम इसको डालेंगे वेंटिलेटर पे या नहीं डालेंगे तो उसकी आउटकम क्या निकलेंगी। हाईली स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होती है क्रिटिकल एरियाज के अंदर। नर्सिस रोल्स टू एक्सप्लेन द चॉइस टू द फैमिली मेम्बर्स। अब हमारा रोल इसमें क्या होता है कि हमने बेसिकली उनको एक्सप्लेन करना होता है, उनको बताना होता है और उनको गाइड करना होता है कि वो अपने पेशेंट के लिए एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। हमारे यहाँ तो ये प्रैक्टिस नहीं चलती, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूथनेजिया की प्रैक्टिस चलती है। पता है यूथनेजिया क्या होता है? एनीबॉडी? व्हाट इज यूथनेजिया? हाँ जी, यूथनेजिया क्या है? यूथनेजिया, यूथनेजिया, एनीबॉडी? पीसफुल डेथ, चलिए वो मैंने आपके सामने स्लाइड भी ओपन कर दिया है। सो हेयर वी हैव कि यूथनेजिया का क्या मतलब है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, आप लोगों को पता है यूथनेजिया का।
चलें हम ज़रा उसी स्लाइड के ऊपर दोबारा से रिज्यूम करते हैं, राइट, उसी स्लाइड पे हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। सो लेट्स गो बैक। तो इसके ऊपर हम एक छोटी सी डिबेट करेंगे एंड ऑफ लाइफ, ये जो यूथनेसिया है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं उसकी ज़रा स्ट्रेटजी सोच लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसे डिस्कस करूँगा। अच्छा जी, सो देयर इज़ अ टर्म जिसको कहते हैं मेडिकल फर्टिलिटी। मेडिकल फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? सिचुएशन इन विच थेरेपी और इंटरवेंशंस विल नॉट प्रोवाइड अ फोर्सिएबल पॉसिबिलिटी ऑफ इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट हेल्थ कंडीशन और अ लैक ऑफ अटेनेबल गोल्स ऑफ केयर। ऐसी सिचुएशंस, ऐसी कंडीशंस जहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा होता कि अगर हम इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे, इसको वेंटिलेटर पे डाल के रखेंगे भी तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को मेडिकल फ्यूटिलिटी कहा जाता है। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस होना, हाँ, फ्यूटाइल। तो फ्यूटिलिटी का क्या मतलब है? यूजलेसनेस, मेडिकल फ्यूटिलिटी। जब हमें पता चले कि हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो शायद जो हमारे लोग होंगे या फिर हमारा जो पेशेंट है वो इस कंडीशन में है कि उसके लिए हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट जो है दैट इज़ नॉट यूजफुल, उसकी डेथ हो जाएगी या उसको कोई परमानेंट डैमेज हो चुका होगा, तो हम इसको जितनी मर्जी इंटरवेंशंस कर लें, हम इस पेशेंट को ठीक नहीं कर सकते। हाँ जी, आपको समझ आ गई है मेडिकल फर्टिलिटी की? जी क्लास। जी ठीक है जी, चलें अब आते हैं एंड ऑफ लाइफ केयर के अंदर हमारे कौन कौन से जो हैं वो कंपोनेंट्स होंगे। एसेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, पेशेंट केयर। सो एंड ऑफ लाइफ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी पेशेंट के ऊपर हमें ऐसा वक्त भी आता है जिसको एंड ऑफ लाइफ केयर देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद नेशनल कॉन्सेंसस प्रोजेक्ट फॉर क्वालिटी पैलिएटिव केयर ने डिफरेंट जो हैं वो एस्पेक्ट्स बताई हैं एंड ऑफ लाइफ की। उसमें स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ केयर कि आपने किस तरह के जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द केयर, केयर की कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं जैसा कि हमने पेन रिलीव करनी है, सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन लगानी है, ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं। साइकोलॉजिकल, साइकेट्रिक एस्पेक्ट्स ऑफ द केयर, तो ये भी बहुत ज़रूरी हैं कि पेशेंट या हमारा जो एक क्लाइंट है उसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी जो हैं वो हम डील कर सकें, ठीक है। उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, उसको भी दूर कर सकें, उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकें। उसके बाद एक आ जाती है सोशल एस्पेक्ट ऑफ केयर। आप में से कितने लोग हैं जिनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम ना हो और साइकोलॉजिकली भी बिल्कुल सेट हो जाएं, लेकिन देर इज़ नो बिलोंगिंगनेस, कोई फैमिली मेम्बर पास ना आता हो। एक पेशेंट जो है वो बिल्कुल चारपी पे पड़ा हुआ है या अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है और उसके पास कुछ फैमिली मेम्बर नहीं आता, तो वो भी बड़ा ट्रॉमेटाइजिंग होता है, सही है। सो उसके लिए भी सोशल एस्पेक्ट ऑफ केयर का भी ख्याल रखना कि उसकी फैमिली को भी इंगेज करना कि पेशेंट ऐसा फील ना करना शुरू कर दे अपनी एंड ऑफ लाइफ में कि मैं तो बिल्कुल यूजलेस हो चुका हूँ और मेरी फैमिली को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, हाँ, तो मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई मेरे साथ बिलोंग ही नहीं करना चाहता, तो मैं क्यों जिंदा रहूँ, ठीक है। तो ये फिर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो सिर्फ इसकी फिजिकल एस्पेक्ट नहीं है, पेन नहीं है, सांस लेना नहीं है, इसकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है और इसकी सोशल एस्पेक्ट भी है जी। और क्या क्या है इसमें? असेंशियल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस पेशेंट केयर, स्पिरिचुअल, इसकी एक स्पिरिचुअल केयर भी आ जाती है, रिलीजियस इसका एस्पेक्ट भी आ जाता है, एक्सटेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द केयर। तो स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट जो एंड ऑफ लाइफ में होते हैं उनके सामने उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं, उनके जो रिलीजन के हाई लेवल के लोग होते हैं उनको बुला के उनसे भी उनकी काउंसलिंग वगैरह करवाई जाती है या फिर कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं उनके आसपास करवाई जाती हैं। कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ द केयर, डेफिनेटली हर पेशेंट जो है वो डिफरेंट कल्चर से आ सकता है आपके पास, तो आपको पेशेंट के कल्चर का पता होना चाहिए कि वो अपने कल्चर को लेके, उसका जो कल्चर है वो डेथ के बारे में क्या सोचता है, ज़िंदगी के बारे में क्या सोचता है, आफ्टर लाइफ के बारे में क्या सोचता है। तो कभी भी पेशेंट के ऊपर अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पोज करने की कोशिश नहीं करनी। हर पेशेंट को उसके कल्चर के मुताबिक हमें डील करना है। केयर ऑफ इमिनेंटली डाइंग पेशेंट, तो इसका एक पार्ट जो है वो इमिनेंटली डाइंग पेशेंट भी है, उनको डेथ की तरफ इख्तियार करना भी है पेशेंट को कि डेफिनेटली अगर किसी को पता चल जाए कि यार मैं किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि इतनी देर बाद 1-2 महीने हैं मेरे पास, तो आप खुद ही सोचें कि उसकी मेंटल हालत क्या होगी, वो डेथ को कैसे जो है वो एक्सप्लेन करेगा। अदीला का क्वेश्चन आया एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट क्या है। एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट का मतलब होता है व्हाई वी एग्जिस्ट,
हम क्यों आए हैं इस दुनिया के अंदर, ठीक है, हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, क्या दुनिया के अंदर मैंने कुछ किया भी है, क्या किया है, या फिर आफ्टर लाइफ के ऊपर क्या बिलीफ है उसका, कि जिंदगी के बाद भी कुछ होने को वो मानता है या नहीं मानता है। उसके बाद एथिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ द केयर आ जाती हैं, तो उनकी विशेज आ जाती हैं कि वो मतलब कैसे डेथ को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, और उनके ऊपर सीपीआर किया जाए, डीएनआर रखा जाए, उन्हें क्या किया जाए उनके साथ, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में, बाज़ पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने ट्रीटमेंट चॉइसेस के लिए फ़ैसला किसके हाथों में सौंप कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एंड ऑफ लाइफ केयर का पार्ट हैं। सो एंड ऑफ लाइफ केयर इज़ नॉट ओनली पेन रिलीविंग और क्या नाम है, स्ट्रेस रिलीविंग, सांस को ठीक कर देना, ये नहीं है। एंड ऑफ लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एंड ऑफ लाइफ केयर हम यूनिट नंबर 2 जो एबरेंट सेल ग्रोथ है उसके अंदर क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो कैंसर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, लेट डायग्नोज होते हैं, उनको एंड ऑफ लाइफ केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली उनको बताया जा रहा होता है कि आपके पास 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ती है केयर की। अच्छा, अच्छा जी, सॉरी, मेरी तरफ से ज़रा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया था। नाउ अगेन इंटरनेट जो है वो वापस आ गया है, तो मैं रिकनेक्ट हुआ हूँ। तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है, वीडियो ज़रा नहीं आ सकेगी। आवाज़ का मुझे बता दें कि क्या आवाज़ आ रही है आपको मेरी, ताकि मैं यहाँ से आगे मूव करूँ, आगे चलें हम। जी क्लास, प्लीज़ जल्दी से। चलें, आवाज़ आ रही है, चलें हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट के बारे में, अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट का क्या है कि एक पर्सन, एक जो पेशेंट है आपका, जो कि एंड ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा है, तो उसके हवाले से चार चार तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है, चार तरह की चीज़ें होती हैं, चार तरह की थिंकिंग होती है कि पेशेंट को बताया जाए या ना बताया जाए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अवेयरनेस, कि हमें पता है, स्लो आ रही है आवाज़, अच्छा, हमें पता है या फैमिली मेम्बर्स को पता है, किसको पता है, ठीक है, उसके हवाले से हमने चार अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमने डिवाइड किया होता है। अच्छा, मैं ज़रा आपके आवाज़ नहीं आ रही, क्या हो गया यार, आवाज़ का बताएं मुझे ताकि मैं आगे चलूं, अदरवाइज ऐसे वेस्ट होगा ना बोलना सारा। जी, आवाज़ का बताइए प्लीज़। अच्छा, क्लियर है। सो चार अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट हैं। अच्छा, नाउ आई वांट यू टू टेल मी, क्या पेशेंट को बताना चाहिए कि वो 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का मेहमान रह गया इस दुनिया के अंदर? आप लोगों का क्या ख्याल है, पेशेंट को बताना चाहिए? जी क्लास, पेशेंट को क्या बताना चाहिए कि वो थोड़ी देर का मेहमान रह गया या नहीं? आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं इसके ऊपर? आप लोगों को क्या लगता है, पेशेंट को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा कि ये क्यों बता दिया, और मैं तो मरने जा रहा हूँ, या क्या करना चाहिए? सो पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? ठीक है, तो जो अब हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं ना, हमारी एथिकल प्रैक्टिसेस हमें क्या कहती हैं, वो हमें ये कहती हैं कि हमें पेशेंट को हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट को हर चीज़ डिस्क्लोज करनी चाहिए, कुछ भी उससे छुपाना नहीं चाहिए।
लेकिन वो डिस्क्लोज करने का भी तरीका है। तो वो जो डिस्क्लोज करने का तरीका है, बैड न्यूज को किस तरह से ब्रेक किया जाता है, जिसको ब्रेकिंग ऑफ बैड न्यूज कहा जाता है, वो किस तरह से करनी है, वो इस चैप्टर के बिल्कुल एंड पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लास्ट स्लाइड है वो। ठीक है, तो उधर जाते जाते हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। और जैसे ही जी ठीक है, तो कई लोगों ने कहा बताना चाहिए, बिल्कुल जी बताना चाहिए, और बताते भी हैं आजकल। वो बहुत पुरानी बातें थी जब पेशेंट्स के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं की जाती थी। सो देर आर लॉजिकल मॉडल्स, देर आर लॉजिकल अप्रोचेस, जिनके जरिए पेशेंट को बिल्कुल उसकी हालत के बारे में बताया जाता है, और वो एंड में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट जो है वो 4 तरह के होते हैं। अब ये अवेयरनेस कॉन्टेक्स्ट जो है ये एमसीक्यू के लिहाज से जरा थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं। सबसे पहला क्लोज्ड अवेयरनेस है, द पेशेंट इज अनअवेयर ऑफ हिज और हर टर्मिनल स्टेट वेयर एज अदर्स आर अवेयर। कि पेशेंट को नहीं पता होता कि मेरी जो है ना एंड ऑफ लाइफ चल रही है, उसके मतलब फिजिशियन को पता होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को पता होता है, फैमिली मेंबर्स को पता होता है, पेशेंट को नहीं बताया जाता। ठीक है, तो इसको क्लोज अवेयरनेस कहते हैं, जो कि अब रिकमेंडेड नहीं है। सही है कि पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। Next, suspected awareness. The patient suspects what other know and attempt to find out detail about his or her conditions. अच्छा, पहले वाले में तो पेशेंट को पता ही नहीं होता ना कुछ। दूसरे वाले में जो पेशेंट होता है ना, उसको शक हो जाता है कि कुछ फिशी चल रहा है, हाँ, कोई देर इज सम प्रॉब्लम, हाँ। तो वो क्या करता है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है क्या ऐसी चीज है जो कि लोगों को पता है। तो ये भी जो है ना, ये नहीं होना चाहिए, तो हमें पेशेंट से शेयर करना है। तो ये दोनों जो कॉन्टेक्स्ट हैं अवेयरनेस के, ये प्रैक्टिस नहीं होते। अब थर्ड कॉन्टेक्स्ट जो है उसे कहते हैं म्यूचुअल प्रीटेंस अवेयरनेस। इसमें क्या है, द पेशेंट, द फैमिली एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर अवेयर दैट द पेशेंट इज डाइंग बट ऑल प्रिटेंड अदरवाइज। सबको पता होता है, लेकिन उसे एक्नॉलेज नहीं किया जाता, उस चीज का बार बार जिक्र नहीं किया जाता। इसको म्यूचुअल प्रीटेंस अवेयरनेस कहा जाता है। और आई थिंक हम सब भी बीइंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल, आप सब भी इतने, आप लोग ना तो हम ब्रेव हैं और ना हम इतने कंफर्टेबल होते हैं डेथ को डिस्कस करने में, कि आप किसी ऐसे बंदे के साथ डेथ को डिस्कस करें जिसकी एंड ऑफ लाइफ चल रही है। क्या हैं आप इतने इतने ब्रेव हैं या इतने कॉम्पिटेंट हैं कि डेथ को डिस्कस कर सकें आप अपने पेशेंट्स के साथ जो कि बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में हैं? जी बताइए जी। क्लास, आर वी इनफ ब्रेव? क्या हमें इतना प्रिपेयर किया गया है कि हम अपने मरीजों के साथ जो कि एंड ऑफ लाइफ पे हैं, कि उनके साथ डेथ को डिस्कस कर सकें? चलें, आप जिन लोगों का आंसर नो है, इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम जो है ना बाय एंड ऑफ दिस लेक्चर हम इतने कंफर्टेबल हो जाएं कि हम डेथ को अपने पेशेंट के साथ इस तरह से डिस्कस कर सकें कि वो जो है ना, वो उसका थिंकिंग वगैरह और उसकी एंग्जाइटी वगैरह डेथ से रिलेटेड हम भी अपनी काम कर सकें और पेशेंट की भी काम कर सकें। अगला जो है दैट इज ओपन अवेयरनेस। हाँ, ओपन अवेयरनेस। तो अब एक ही हमारे पास खाना रह जाता लाइफ का या अवेयरनेस का, कि सबको पता हो और सब इसको एक्नॉलेज भी करें। द पेशेंट, द फैमिली एंड द हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर अवेयर दैट द पेशेंट इज गोइंग टू डाई एंड ओपनली एक्नॉलेज द रियलिटी। सो ये होना चाहिए कि ओपनली एक्नॉलेज कर सकें सारे डेथ को। हाँ, ओपनली एक्नॉलेज कर सकें। इससे ये होता है कि पेशेंट के अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, पेशेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है चीज़ों को। और जब किसी चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस आ जाती है, वो चीज़ बड़ी आसान हो जाती है इंसान के लिए। अच्छा जी, तो नेक्स्ट आ जाते हैं लेजिस्लेटिव इश्यूज एंड स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस। अगेन ये वाली स्लाइड जो है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अदीला बता रही हैं कि जी हम सर हमने किया है व्हेन वी वर इन सऊदीया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ हमें इन चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। एनी हाउ, तो अगेन मैं आप लोगों को ज़रा बता दूं कि ये जो लेजिस्लेटिव इशूज़ एंड स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, फिर मुझे ना कहना बाद में कि सर आपने बताया नहीं। तो ये पास पेपर्स में 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है आपके। ठीक है, तो आपके पास पेपर्स के अंदर ये 2-3 दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आपने ज़रा अच्छे से देख लेना है। अब बेसिकली लेजिस्लेटिव इशूज एंड स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस। लेजिस्लेटिव का मतलब है कानूनी मामलात। ठीक है, डेथ के साथ बहुत सारे कानूनी मामलात जुड़े होते हैं। ये जो आप एक डेथ सर्टिफिकेट बना के देते हैं, ये भी एक कानूनी चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद स्टेटिंग एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस। एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस
हाँ, एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस बेसिकली क्या है? एंड ऑफ लाइफ प्रेफरेंसेस का मतलब है कोई बंदा किस तरह से अपनी ज़िंदगी को एंड करना चाहता है, वो क्या चाहता है कि जब उसकी एंड ऑफ लाइफ आए तो उसके साथ क्या किया जाए, और उसके अलावा और जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं कि वो अपनी विरासत के बारे में क्या करना चाहता है। तो एंड ऑफ लाइफ, जब भी आप किसी पेशेंट की एंड ऑफ लाइफ में केयर कर रहे होते हैं तो हमें बड़ा जो है ना वो केयरफुल होकर उसकी केयर करनी होती है। बाज़ औक़ात हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि पेशेंट जाते जाते जो हैं वो अपनी बाज़ औक़ात जो एंड ऑफ लाइफ कुछ प्रेफरेंसेस हैं, कुछ अपनी वसीयत वगैरह हैं, वो अपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बता जाते हैं कि मेरी बॉडी को वहाँ पे दफन किया जाए और ये किया जाए वो किया जाए। तो बाज़ औक़ात इसके ऊपर केस बन जाते हैं और उनके अंदर फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बाकायदा जो है वो गवाही वगैरह इस चीज़ में ली जाती है। चलें, अब मोस्टली जो है एंड ऑफ लाइफ रेफरेंसेस के हवाले से हमारे पास कौन कौन से इश्यूज आते हैं? सबसे पहला जो इशू आता है दैट इज डीएनआर ऑर्डर्स। डीएनआर क्या होता है जी? जी, व्हाट इज डीएनआर? डीएनआर क्या होता है? हाँ जी क्लास, डीएनआर, व्हाट इज डीएनआर? ठीक है जी, डू नॉट रिससिटेट। बाज़ तो ये होता है कि बाज़ क्या होता है, बाज़ ऐसा होता है कि पेशेंट की जो फाइल है उसके ऊपर लिखा होता है डीएनआर, डू नॉट रिससिटेट। उसकी जो मोस्टली हमारे यहाँ वजह होती है ना, वो वजह ये होती है या तो पेशेंट को कोई ऐसी कंडीशन होती है कि उसको रिससिटेट नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ लोग कैंसर की लास्ट स्टेज पे हैं, हमें पता है इनकी डेथ हो जानी है, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स में है, तो उनको रिससिटेट नहीं किया जाता। किसी को सीएलडी है, उसको रिससिटेट नहीं किया जाता। या कोई ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर हमें पता लगे कि सीपीआर का कोई फायदा नहीं है, उनको रिससिटेट नहीं किया जाता। ठीक है। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई है। जब से हेल्थ केयर कमीशन बना है, हर हॉस्पिटल को कहा गया है कि अपनी पेशेंट की फाइल्स के अंदर डीएनआर फॉर्म्स लगाएं। जहां तक मुझे शालामार का आइडिया है, तो शालामार के अंदर डीएनआर का जो है ना बाकायदा एक परफॉर्मा है, और जब पेशेंट आता है तो उससे इसके ऊपर जो है वो साइन लिए होते हैं। तो बाज़ औक़ात पेशेंट जो है, कई पेशेंट्स होते हैं उनकी ये विश होती है कि हम नहीं चाहते कि एंड ऑफ लाइफ में हमें तकलीफ दी जाए, तो वो बाज़ औक़ात लिखवा देते हैं खुद से कि आई डोंट वांट टू बी रिससिटेटेड। ठीक है, कि मुझे रिससिटेट, मेरा सीपीआर ना किया जाए, अगर ऐसी नौयत आती है मेरे ऊपर तो मेरा सीपीआर नहीं किया जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है एक डीएनवी, डू नॉट वेंटिलेट। तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स इसके ऊपर भी जो है वो अपना कंसेंट दे के जाते हैं जब वो एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कि मुझे ना तो रिससिटेट किया जाए और ना मुझे वेंटिलेटर पे डाला जाए। ठीक है जी, एसकेएम में भी परफॉर्मा है। ऑल राइट। ठीक है, तो मैं तो शालामार का देखा हुआ, इसलिए मैं शालामार की आपको एग्जांपल दी है। आई डोंट नो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये प्रैक्टिस होता है कि नहीं, आई थिंक नहीं होता होगा। आगे एडवांस डायरेक्टिव्स आ जाते हैं। एडवांस्ड का क्या मतलब होता है? एडवांस्ड का क्या मतलब है जी? एडवांस ईद मुबारक क्या मतलब होता है? वॉइस नहीं आ रही है जी? वॉइस का मुझे बताएं फिर से, कुछ लोगों को वॉइस का इशू आ रहा था। क्या वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही, बता दें। वॉइस का बता दें, वॉइस का आ गई। ठीक है। सो एडवांस डायरेक्टिव्स, पेशगी या फिर पहले से, हाँ डायरेक्टिव्स, पहले से डायरेक्शंस दे देना, इनको एडवांस डायरेक्टिव्स कहा जाता है। ठीक है, कि ऐसा खुदा ना खास्ता वक्त आए, बेसिकली होता क्या है कि पेशेंट के जो सारे डिसीजंस हैं, जब कोई पेशेंट कॉन्शियस होता है तो उसके पेशेंट उसको खुद करने चाहिए डिसीजंस जो है, तो वो अपने फैसले सारे के सारे खुद करता है। राइट। लेकिन जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल कोई अनकॉन्शियस हो गया है, वेंटिलेटर पे चला गया है, तो पेशेंट जो है वो बाज़ औक़ात नॉमिनेट कर जाता है कि मेरा फलाना बंदा जो है वो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, वो जो है मेरे डिसीजंस करेगा और कोई डिसीजंस नहीं करेगा मेरे। ठीक है जी। सो लिविंग विल, सबसे पहले लिविंग विल आ जाती है। तो लिविंग विल, लिविंग विल का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं, लिविंग विल इज अबाउट व्हाट, के अपनी वसीयत लिखवा देना। ठीक है, तो वो वसीयत मेडिकली भी हो सकती है और वैसे भी हो सकती है। आगे प्रॉक्सी डायरेक्टिव और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है? कभी क्लास में आप लोगों ने सुना हो कि जा यार आज मेरी प्रॉक्सी लगवा देना। प्रॉक्सी का क्या मतलब है? मतलब वो बंदा वहां पे प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके बिहाफ पे आप कोई काम करने जा रहे हैं, इसको प्रॉक्सी कहा जाता है। तो प्रॉक्सी डायरेक्टिव्स और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी वही चीज जो मैंने आपको बताई कि पेशेंट कह जाए कि मेरे बेटे ने मेरे बिहाफ पे डिसीजन करने हैं, मेरे पेशेंट ने डिसाइड करना है
हाँ जी, तो मेरे पेशेंट ने डिसाइड करना है। यार आवाज़ क्यों नहीं आ रही आज? कई लोग कहते हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो आई थिंक अपने इंटरनेट कनेक्शंस को चेक कीजिए। मेरी तरफ से तो एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर सबको आ रही है आवाज़ तो मुझे बताएं ताकि मैं कंटिन्यू करता जाऊं, प्लीज़। जी ठीक है जी, आ रही है। चलें। सो प्रॉक्सी डायरेक्टिव्स और ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि मैं, जो पेशेंट है वो किसी और को नॉमिनेट कर दे कि मेरे बिहाफ पे डिसीजन कि मुझे वेंटिलेटर पे डालना है नहीं डालना, सपोर्ट स्टार्ट करनी है नहीं करनी, सीपीआर करनी है या नहीं करना, तो वो जो डिसीजन है वो मैं किसी और के हाथ में दे दूं। मेरा बेटा डिसाइड करेगा अगर मुझे होश नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरह का इसको प्रोक्सी डायरेक्टिव्स कहा जाता है। आगे आ जाता है वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे कुछ देर पहले पूछा था। दैट वाज अबाउट यूथनेजिया या फिर असिस्टेड सुसाइड। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जी गुड डेथ, अच्छी मौत देना। हैज evolved to mean the intentional killing by act of omission of a dependent human being for his or her elect benefit। तो किसी इंसान को उसके बेनिफिट के लिए उसकी जिंदगी खत्म करना इज असिस्टेड सुसाइड। अच्छा, अब मुझे जरा आप लोगों ने ये बताना है कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। चलें, उससे पहले भी मैं आप लोगों से एक और सवाल पूछता हूँ। एक मूवी थी हृतिक रोशन की, गुजारिश नाम से, किस किस ने देखी हुई है? जी, किस किस ने देखी हुई है वो गुजारिश? उसके अंदर आई थिंक वो पैरालाइज्ड होता है उसकी सारी की सारी बॉडी, और वो कहता है कि मुझे जो है ना वो डेथ लेनी है, मुझे मरना है। हाँ जी, किस किस ने देखी हुई है? अच्छा जी, आरफा कह रही हैं सर जी क्या ये राइट है? तो आरफा इसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद डिबेट करेंगे, अभी हम थोड़ा सा आगे चलें। नहीं देखी भाई, किसी ने भी नहीं देखी, कोई भी मूवीज नहीं देखना तुम लोगों में से? मैं ही देखता हूँ बस, सिर्फ आरफा ने देखी है, सुमैया शाह। तो फिर आज जरा टाइम निकाल के मूवी तो देखना ये वाली गुजारिश। तो उसके अंदर वो बेचारा पैरालाइज्ड होता है और वो बड़ी प्रॉब्लम के अंदर होता है, और शॉर्ट सी आप लोगों को उसकी स्टोरी सुना देते हैं। तो वो बंदा जो है वो एक मैजिशियन होता है, लेकिन उसको उसकी उसकी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ठीक है, ठीक है, उसकी सारी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उसको डिपेंडेंट होना पड़ता है लोगों के ऊपर। तो वो क्या कहता है कि वो इंडिया के अंदर, इंडिया में होता है क्योंकि वो, तो इंडिया के अंदर जो है वो ये जो असिस्टेड सुसाइड है या यूथनेसिया है दैट वाज इलीगल। पाकिस्तान में भी असिस्टेड सुसाइड जो है दिस इज इलीगल, तो ये इलीगल है। वहाँ पे इलीगल होता है, वो कोर्ट में जो है ना केस लेके जाता है कि इसको लीगलाइज किया जाए मेरे लिए। सो आई जस्ट वांट टू डाई, मैं मरना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक वकील आता है, एक इसका ये अपना वकील जो है वो खुद ही बनता है। तो बेसिकली करता है क्या है, वो गवर्नमेंट के वकील को ना एक डब्बा मंगवाता है और उसके अंदर बंद कर देता है। हाँ, तो फिर क्या होता है कि वो एक डब्बा मंगवाता है, उसके अंदर वकील को बंद कर देता है 5 मिनट के लिए। तो वो अंदर बड़ा चीखता चिल्लाता है। तो वो थोड़ी देर बाद जब उसे बाहर निकालता है ना, उसे कहता है हाँ जी अब बताओ मैं इस तरह की ज़िंदगी जी रहा हूँ, क्या मुझे इसको मरना चाहिए या नहीं मरना चाहिए, मुझे क्या ये इस चीज़ की इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह की वो इस तरह की मूवी है थी। एनी हाउ बाय द एंड वो जो है उसको इजाज़त मिल जाती है और वो असिस्टिव सुसाइड जो है उसे वो प्रैक्टिस कर देता है। अच्छा, नाउ हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते कि ये रिलीजियसली ठीक है या नहीं ठीक है क्या नहीं है। वी आर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें ज़रा इसको साइंटिफिक तरीके से इसके ऊपर एक छोटी सी डिबेट करनी है। ठीक है जी। सो जिनके नाम ABCDEFGH आई तक जिन लोगों के नाम स्टार्ट होते हैं, उन लोगों ने यूथनेजिया के अगेंस्ट दलाइल देने हैं। रिलीजियस डिबेट में नहीं पढ़ना, कल्चरल डिबेट में नहीं पढ़ना, वैसे ही आप लोगों ने इसके अगेंस्ट दलाइल देने हैं कि क्यों यूथनेजिया क्यों नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। JKLMNOPQRSTWXYZ जिनके नाम इन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं, उन लोगों ने इसके हक में दलाइल देने हैं कि यूथनेजिया क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो अपने दलाइल देना शुरू करें। ठीक है, सो मैं देखता हूँ कि कौन जीता है इस चीज़ को लेके। तो जी, तो
आई तक अल्फ़ाबेट से जिनके नाम शुरू होते हैं उन्होंने इसके अगेंस्ट देने हैं, और आई के बाद जे से और जेड तक जिनके हैं उन लोगों ने इसके हक में दलाइल देने हैं। तो आप सोचें और ज़रा बहस करना शुरू करें हम आप अपने जो है कमेंट्स के अंदर। तो मैं देखना चाहूँगा कि आप लोग किस तरह के इसमें लॉजिक देते हैं इसके इसके बारे में। जी, शुरू हो जाएं। बाद में मैं फिर आपको बताऊंगा कि बेसिकली ये ठीक है गलत है क्या सिलसिला। जी समझ आ गई है मेरी बात की आप लोगों को? जी तो मैं आप लोगों के आंसर्स देखना चाह रहा हूँ। इसके हक में कौन बताता है, अगेंस्ट कौन बताता है? एंड ऑफ लाइफ केयर देनी चाहिए नहीं, फातिमा कहती हैं कि लाइफ इज़ प्रीशियस एंड गिफ्टेड। ठीक है फातिमा, आप सही कहते हो, लेकिन अगर कोई बंदा खुद से कह रहा है कि मैं नहीं जीना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, मेरी ज़िंदगी को एंड कर दिया जाए, मेरे से ये पेन बर्दाश्त नहीं होती, ये सफरिंग बर्दाश्त नहीं होती, देन आप क्या कहोगे इस बारे में? दलील देनी है, ऐसे नहीं कहना नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, दलील के साथ। अरे हिना कह रही है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। हिना मैंने कहा कि रिलीजियस और कल्चरल चीज़ों को साइड पे रख के साइंटिफिक दलीलें लेकर आनी है इसके लिए। ठीक है, नौरीन कहती हैं यूथनेसिया इज़ गुड, इट शुड बी लीगल बिकॉज अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल क्राइसिस, सिर्फ उसको ही उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है। ठीक है जी। मरियम कहती हैं फॉर दोज पीपल हु आर मेंटली रिटार्डेड और इल थ्रू आउट लाइफ एंड दे कैन नॉट हैंडल देयर लाइफ एज नॉर्मल पीपल, इन दिस केस द पीपल विश टू चूज असिस्टेड सुसाइड। ठीक है मरियम, भाई इसके अगेंस्ट दलाइल कम आ रहे हैं, हक में तो लोग लंबे लंबे दलाइल दे रहे हैं। किधर हो तुम लोग, ए से लेकर आई वालों? अच्छा अदीला, आप कह रहे हो कि वी हैव नो राइट टू फिनिश एनीवन्स लाइफ, लेकिन अगर वो खुद कह रहा है कि मुझे मार दो देन? अच्छा जी, आरफा आपका नाम ए से शुरू होता है तो आपने तो इसके हक में देना था दिल्ली जलाइल। इनक्योरेबल सना चौधरी कहते हैं हैड नो विश टू लिव, सो पेशेंट को कर देना चाहिए। चलें, दैट्स नाइस। आप लोगों ने जो है इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास थोड़ा टाइम है, और शायद हम अगर एक फिजिकल जो हमारी क्लास होती थी उसके अंदर ये डिबेट रखते तो हम ज़्यादा जो है इस चीज़ को ना एक चीज़ों को लेकर चलते। अक्सा कहती है एंड ऑफ लाइफ के इसमें एंड ऑफ लाइफ का कंसेप्ट और राइट आ जाता है, बट देर इज़ नो मीन कि हम किसी को इस तरह से कर दें। ठीक है जी, ठीक है, चलें अब मैं बताता हूँ। देखें, कई रिलीजन जो हैं उनके अंदर यूथनेजिया इज कंसिडर्ड, और कई जो हैं उनके अंदर यूथनेजिया कंसिडर नहीं किया जाता, इलीगल समझा जाता है। कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूथनेजिया को कंसिडर किया जाता है, और कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर यूथनेजिया को कंसिडर नहीं किया जाता है। जहाँ तक हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में यूथनेजिया अभी तक इलीगल है। लेकिन जिन कंट्रीज़ के अंदर यूथनेजिया लीगल भी है वहाँ पर क्या किया जाता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पेशेंट ने कह दिया और उसको सुसाइड, उसको उसकी डेथ जो है वो कर दी गई, उसको मतलब किल कर दिया गया, इस तरह नहीं होता है। तो इवन दो जो जो पेशेंट्स विश करते हैं, इवन ये जो हमारी वाली जो दूसरी कंट्रीज़ हैं बाहर की, वहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनके लिए बाकायदा बड़ी बड़ी कमेटीज़ और अदालतें बनी होती है। वो वहाँ पे अपना केस लेकर जाते हैं, वहाँ पे वो डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके केस को हर नौयत से देखते हैं, और फिर उनके लिए फैसला किया जाता है कि इनको यूथनेजिया देना है या नहीं। हाँ, तो ये क्या है? चलें जी आगे चलते हैं हम। अच्छा जी, ये क्वेश्चन पढ़े और मुझे जरा इसका आंसर चाहिए, अभी अभी पढ़ा है हमने। आवाज नहीं आ रही?
आई थिंक इंटरनेट कनेक्ट डिस्कनेक्ट हुआ होगा। जी वॉइस नहीं आ रही, क्या आ रही है? जी क्लास वॉइस आ रही है? ये वाला क्वेश्चन जरा पढ़ें। हाँ जी, म्यूचुअल प्रिटेंस, बिल्कुल जी ठीक है आपका आंसर। चलें यहाँ पर आज का लेक्चर हम एंड करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट इसको कल हमने इसको ख़त्म कर देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो आज के लिए आप लोगों के लिए एक छोटी सी जो है वो असाइनमेंट है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि जितना हमने एंड ऑफ लाइफ का पढ़ा है यहाँ तक आप बुक से पढ़ के आएंगे, और नेक्स्ट भी इसको एंड तक कोशिश बस जितना पढ़ा है इतना बुक से पढ़ के आइएगा। कल का दिन है, एक दिन है हमारे पास, तो मैं आप लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालता, ठीक है। सो जितना हमने पढ़ा है इसको प्लीज़ ज़रा बुक, कल पहले मैं आप लोगों से सुनूंगा और उसके बाद जो है फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो फिर हम कल आगे चलेंगे। अक्सा कह रही हैं यूरोपियन कंट्रीज में कोरोना केसेस को किल कर दिया। नहीं अक्सा, ऐसा कुछ नहीं है, किसी कोरोना को वहाँ पे किल नहीं किया जाता है। बेसिकली वहाँ पर जो है ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओल्ड होम्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पर डेथ्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। और उनका एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान में रिपोर्टिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सारी डेथ्स होती हैं लेकिन वो कोरोना में रिपोर्ट नहीं हो पाती हैं, तो ये वाली रीज़न भी है एक, ठीक है। चलें चलें, आज का लेक्चर फिर हम यहाँ पर ही एंड करते हैं, इसको फाइनल करते हैं। सो कल कल प्लीज़ पढ़ के आइएगा, और कल मुझे ज़रा अच्छी सी अटेंडेंस चाहिए, इतने से लोग नहीं चाहिए मुझे, 28-29। हाँ, ज़रा अपने क्लास फेलोज को मोटिवेट करना कि ज्वाइन करें। अब जो नहीं ज्वाइन करेगा फिर डेफिनेटली मैं अटेंडेंस भी मंगवाता हूँ कॉलेज से, और उनको आप लोगों के टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं, असाइनमेंट के रिजल्ट्स हैं, वो भी भेजता हूँ, ठीक है। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट ये है कि जितना पढ़ा है वो बुक से पढ़ के आना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। चलें जी, अटेंडेंस लगा दें और फिर जो है हम अपना इसको एंड करते हैं, और मैं इवेंट को बस अभी 2-3 मिनट में एंड कर दूंगा। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ यहाँ पर लिख के जो है आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी क्वेश्चन है तो बताइए। जी क्वेश्चन है तो बताइए। जी कोई क्वेश्चन है आपका? फदीला, ये वाला जो सवाल है ना आपका, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जी, और कोई आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं और। जी क्लास, चलें ठीक है जी, मैं फिर यहाँ पर इवेंट को एंड करता हूँ थोड़ी देर में। अटेंडेंस आई थिंक लग रही है, आपकी अटेंडेंस हो जाए फिर मैं इवेंट को एंड करता हूँ। अनसब यूथनेजिया जो है रिपीट नहीं किया जा सकता, आप प्लीज़ इसे यूट्यूब में लेक्चर से सुन लेना। अब 3 मिनट है हमारे पास तो इसमें तो रिपीट नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा आपको यूट्यूब पे लेक्चर में मिल जाएगा यूथनेजिया, वहाँ से सुन लेना। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और इंशाल्लाह ताला हम फिर अब कल जो है वो कल मिलते हैं 2 लेक्चर्स के साथ, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।